प्रैक्टिसिंग की वजह से ना मुझे बहुत बहुत अप्रिसिएशन मिलती है। और दूसरा ये कि एप्रिसिएशन आपको जिसमें किस काम में मिलती है? डीप प्रैक्टिसिंग की वजह से। दीन को प्रैक्टिस करने की वजह से? जी। दीन को प्रैक्टिस किसी स्पेसिफिक काम में बताया ना, दीन तो सारा का सारा है। अब 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 जिस हर तरह अपने मिस अनम ने बताई है वेट वो वेट सारी वेट सारी करना। दीन ही है वो। अब वो भी एक लाइन में बताई थी कि दीन प्रैक्टिस कर रही है तो। अब सुने सर जी जी किस्सा जी। कि जिस तरह अब मैं मेरी भी बेड है। मैंने बिल्कुल इनिशियल से ना मैं जैसे सुसारी कहते हैं वो ओ मैंने राइट शुरू कर राइट। दिया। तो अब इस वजह से जो मुझे मिलता है यार आप बड़े खूबसूरत लग रहे हो दे बड़े रियली जितना भी अप्रिशिएट जो योर, ओके अब ओके। बिल्कुल। और दूसरी बात जब मैं इस तरह 5 वक्त नमाज पढ़ता हूँ मस्जिद जाता हूँ मुझे आते जाते जो बस अब लोगों से सलाम दुआ करता रहता हूँ नहीं भी दे कोई गिव जानने यू वाला तो उसे भी रिस्पेक्ट सलाम फॉर करता दैट हूँ। काइंड ऑफ थिंग, हम्म। राइट, ओके। तो और दूसरा ये है कि सर जी कि जो अभी मैं काम कर रहा हूँ ना वो जिस तरह अभी तो सबसे जो ज्यादा पावरफुल फील्ड है वो जो एटॉमिक की है। तो ये एटम बम वगैरह की। और अब जो मैं जिस फील्ड में जो सबसे ज्यादा बनने वाली है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की और वो किसी हद तक बन गई है। तो मैं जो काम कर रहा हूँ मैं भी उसी में ही कर रहा हूँ। तो ये मुझे एक नहीं, किस में अप्रिसिएशन काम मिलती है। कर रहे हैं आप? एटम बम आर्टिफिशियल बना रहे हैं या इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल नहीं नहीं इंटेलिजेंस? आर्टिफिशियल मैं कह रहा हूँ जो इससे पहले थी वो ये थी जो एटॉमिक बम वाली है। और जो अब बनने जा रही है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। बनने क्योंकि जा जो रही नहीं, हर वो तो जगह बन गई है, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो बन गई है, उसमें तो कोई दो राय नहीं 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 है। अब पता क्या है, आर्टिफिशियल बन नहीं इंटेलिजेंस रही की है बात सर। आपने कर ही बन दी है तो मैं यहाँ एक बात करता जाऊं। बन नहीं रही है सर ये सब कहूंगा अभी बन रही है। कि ये अभी असल जो है में ना हमारे पता पास क्या, अभी जो, हाँ चले आप पहले बात कर लें। अभी जो हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेसिकली दो टाइप्स हैं जो मेजर टाइप्स हैं। एक है आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस हम शैलो इंटेलिजेंस कहते हैं जो कोई एक स्पेसिफिक टास्क करती है। अब जैसे आपने चैट बॉट देखे हैं जैसे चैट जीपीटी है। अब ये लैंग्वेज से रिलेटेड सिर्फ लैंग्वेज में हमें चीजें निकाल के देता है। तो ये लैंग्वेज के रिलेटेड जो एनएलपी डोमेन के अंदर आ रहा है उसको सॉल्व कर रहा है। तो एक स्पेसिफिक टास्क दे रहा है। जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हम जब से बात करते हैं ना खाली कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो एक टाइप होती है जिसमें हम कहते हैं कि हर काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर सकते हैं। वो अभी हमारी इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती है। जो अभी हमारे पास है वो सिर्फ स्पेसिफिक है। कोई हमने किसी खास काम के लिए कोई चीज बना ली ना तो वो हर काम कर स्पेसिफिक है। सकती थी इमरान, यानी कि जिस तरह इंसान हर काम अपनी मर्जी से, जिस वैसे। तरह इंसान अब इंसान सोच सकता है फीलिंग रख सकता है इमोशंस हाँ। होती हैं उसकी ये चीजें अभी ये चीजें एग्जिस्ट नहीं करती हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर। तो हाँ मेरा तो ये तो, अल्हम्दुलिल्लाह इस फील्ड में काम हो रहा है। नहीं आपकी अभी तक की क्या रिसर्च है कि ये आगे जाके क्या फीलिंग और ये चीजें, इमोशंस आएंगे बिल्कुल रोबोट्स सर के जी अंदर? आएंगे। रियली? बिल्कुल आएंगे सर जी। बिल्कुल इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बट जी इसका जी सर। इसका पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट तो होगा फिर दोनों तरफ। सर जी इसका जो पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट इम्पैक्ट क्या होगा है? ना नेगेटिव तो मुझे पता है, पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव इम्पैक्ट सर जी इसका ये अब जो हम काम कर रहे हैं इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट सर जी बहुत सारे हो सकते हैं। उसमें से ये हमारे बहुत सारे जो रोजमर्रा के काम है ना अब जैसे हमने एक ही रिपोर्ट को लेके हम अपने सारे कर रहे हैं ना। तो ये काम के लिए अपने टास्क के लिए या कोई दूसरा एलएलएम यूज कर रहे लार्ज लैंग्वेज मॉडल चैट जीपीटी का कर रहा है। चले, तो इसी तरह आपका हमारे ये पास आपका पॉइंट आ गया, यू आर इन द फील्ड दैट इज मोस्ट मोर एडवांस इम्पोर्टेंट इन इन दिस एरिया, राइट, इन दिस इरा राइट नाउ। एग्जैक्टली सर। ओके। जी कमर आगे साहब, बताऊं। आप कैसे हैं? ठीक है, आप अभी पूरा कर लें प्लीज साहब, आप आपका रह गया। अच्छा और दूसरी और ये बात कि अपने काम से काम किसी से कोई मस्ती नहीं कोई किसी को तंग करना नहीं अपने काम से काम और यानी दूसरों कि का साथ यू अपना। यू आर यू वुड लाइक टू लिव इन योर अलोन। सेल्फ, राइट। एग्जैक्टली आप अपने साथ रहना पसंद करते हैं इंस्टेड ऑफ डैट एग्जैक्टली के सर। दोस्तियां यारियां और हल्ला गुल्ला जी और डैट काइंड ऑफ थिंग। सर ये 2-3 साल पहले मेरे अच्छे बड़े दोस्त अभी ये वक्त है मेरा एक भी दोस्त नहीं है एक भी सिंगल वन भी। ओके, क्यों नहीं है ये पता है आपको? आप अच्छे हो गए हैं कि मैं आपके दोस्त अच्छे हो गए हैं? नहीं उस सर मैं अपने जो जितना भी मेरा जो सर्कल है ना। अब मैं कॉलेज में था तो कॉलेज में सब स्टूडेंट्स को मेरे पता होता है कि जी अब कोई प्रॉब्लम हमें आ गई है प्रोग्राम में कोड में तो हमें किससे सोल्यूशन मिलेगा इस बंदे से मिलेगा। ये हमें सॉल्व करके देता है। मैं अपने कॉलेज में भी यही रहा हूँ यूनिवर्सिटी गया हूँ उधर भी मेरा यही अल्हम्दुलिल्लाह रूटीन भी है। तो उस तरह सर्कल में तो बहुत सारे आ जाते हैं लेकिन कोई फ्रेंड नहीं जिसे हम कहते हैं जी जो होता है ना दिल का यार वो नहीं है कोई भी जिसे सही बंदा कहता है यार है। बाकी अच्छी ये बात, कुत्ता जो अच्छी आते बात। जाते अगर आपके लाइक माइंडेड नहीं है कोई तो ऐसा दोस्त तो नहीं होता मिलता है, वैसे तो ताल्लुक तो होता है बंदे का। चले, और आपकी अपनी स्ट्रेंथ बताने लगे थे, वो जरा जल्दी से बताएं ताकि हम जी आगे चलें। स्टैंड स्टैंड नहीं और जो दूसरा पॉइंट जिसके ऊपर कोई अप्रिसिएशन नहीं है अप्रिसिएशन अच्छा मुझे अच्छा। नहीं मिलती।
अच्छा। अब वो ये है कि इसमें सबसे पहले तो मैंने देखा कि मैं कंसिस्टेंसी के साथ अपना काम करता रहता हूँ, उसमें मुझे अप्रिसिएशन किसी से रिसीव नहीं होती। नहीं, आई रियली और दूसरी, अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू। आप सब कंसिस्टेंसी के साथ ये क्लासें ले रही हैं। आप लोगों का थर्ड मंथ तक सबका, मिस सनम भी यही बता रही थी, यादनाल साहब भी और कमर साहब भी आए हैं। आप ये जो कंसिस्टेंसी की आपने बात की ना, मैं सबको इस बात पर अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि आपने थर्ड मंथ तक अगर आप लोग आ रहे हैं क्लास में, इट मीन यू आर रियली सीरियस, एंड इट विल रियली गिव यू द पॉजिटिव रिजल्ट दैट यू आर लुकिंग फॉर। और इसका मैं आपको वही बात बता रहा हूँ कि लास्ट में बताऊंगा भी, जो स्टूडेंट के फीडबैक आए। जी आगे जल्दी से। और और सर जी उसके बाद ये कि मैं जो भी काम करता हूँ उसमें सही अटेंशन टू डिटेल जाता हूँ, कि हर वाई का आंसर निकालता हूँ कि ये क्यों है तो क्यों, इस वजह से हो रहा है, नहीं हो रहा है तो किस वजह से हो रहा है। मेरा असल में ना प्रोग्रामिंग माइंडसेट है ना, जब हम्म। कोई कोड चल भी गया तो क्यों चला, नहीं चला, अगर वो नहीं चल रहा है तो तब भी क्यों चल रहा है, तो उसके पीछे वो वाई वाला जो एक बिल्ड हो जाता है, बंदे की नेचर में आ जाता है, वो मेरी नेचर में इस वक्त आ चुका है कि हर चीज के पीछे क्यों क्यों का आंसर करते रहना। अच्छा, ओके। उसके बाद सर ये कि उसके बाद ये कि जो अपने सराउंडिंग में है उनके जितने भी लोग मिलते जुलते हैं वो मेरे बहुत सारे जो मामलात हैं उनसे बड़े मुतासिर हैं। ये एक अल्लाह का शुक्र है। और दूसरी बात ये कि एक अच्छा रिलेशन है अल्लाह ताला के साथ, कि बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं उनमें जो सोल्यूशन निकालना होता है ना, कि अपने आप मसाइल का हल जो होता है वो अल्लाह से मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये एक अच्छा रिलेशन है। उसके बाद एक ये किसी पे ट्रस्ट नहीं आता एकदम, किसी पे भी। मामला सारों के साथ हो जाते हैं, लेकिन ट्रस्ट किसी पे बिल्ड नहीं होता है, बहुत कम कोई एक बंदा मिले, वो भी नहीं मिलता मुश्किल से। हाँ। बस ये सर जी कुछ चीजें थी। ओके, आई गेट इट। बट द पॉइंट है, आपने एक बात की। अच्छा, ये वो चीजें जिन पर एप्रिसिएशन आपको मिली नहीं है, लेकिन आपकी डिमांड तो नहीं ना है वैसे। नहीं सर, ये जो मुझे मेरा जो हार्ट है ना वो उस चीज को कहते हैं बड़ी जबरदस्त है, बेहतरीन जा रही हैं, यही होने चाहिए, यही अल्लाह की हाँ जी। डिमांड है। ओके, बाकी अच्छी लोगों बात। से तो नहीं मिली। ओके, अच्छी बात। और वैसे भी डिमांड हमने रखनी नहीं होती। और जो भी आप लोग एग्जैक्टली। सर्व कर रहे हैं इसमें हमने लोगों से वैसे भी नहीं कोई डिमांड रखनी होती। ये हमने करना होता है, लोग खुद ब खुद ही एप्रिसिएशन वगैरह जी। मिस सनम, आप कुछ ऐड करना चाह रही? नहीं, मैं ना ये क्लास से रिलेटेड टॉपिक नहीं है असल में। मैं ये मेरी सामने अपना एक्सपीरियंस जिक्र किया है ना, तो मैं उनसे पूछना चाह रही थी कि इन्होंने एआई का जिक्र किया है, तो ये एलएलएम की बात की है, तो आपका ये एरिया एरिया यही है रिसर्च स्टडी का, एआई। जी जी, यही है। असल में मुझे थोड़ा सा, मैं कोई एक टास्क कर रही हूँ, एलएलएम मॉडल पे है वो, तो मुझे इसके लिए कोई एक ना एग्जैक्ट डायरेक्शन चाहिए, तो मैं अभी उसी में, इसलिए मैंने आपकी क्या ग्रेजुएशन है इसमें क्या है? मेरी है तो एलएलएम। इसमें ग्रेजुएट, कंप्यूटिंग में ग्रेजुएट, या तो फिर इधर हमारी बात, या आप डीएम में आ जाए ना, डायरेक्ट डीएम में आ जाए, वो तो आपकी बात आवाज ना अलग है। क्लियर नहीं है, आपकी चले बात मैं चले आधी चले, समझ। आप इस पर बाद में बात कर लीजिएगा। ठीक है। आप डिस्कस कर लीजिएगा बाद में, अगर आप एक दूसरे की हेल्प कर सकें तो। जी। मूव करते हैं फॉरवर्ड हम इंशाल्लाह। और अभी कमर साहब जो है ना, वो वैसे ही मेरे ख्याल वो समझ रहे थे कि हम दीगर चीजें डिस्कस कर रहे हैं, वो चले गए हैं लगता है। या फिर वो इसलिए चले गए हैं कि उनको समझ नहीं आ रही थी हम क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि वो लेट आए थे। तो बस ये फिर इश्यूज होते हैं कि जब आपने एक चीज को सीरियस लेना ही नहीं है तो फिर क्या करे बंदा। बहरहाल, हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट टाइम, और मैंने क्यों आपसे ये करेक्टर जो आपकी आउटकम, यानी कि जो स्ट्रेंथ्स या अच्छी क्वालिटी हैं जिन पर अप्रिशिएट किया जाता है, वो क्यों पूछी, इंशाल्लाह उस पर भी लास्ट में बात करते हैं। बहरहाल, जो हमने टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो ये था, हमारे थर्ड मॉड्यूल में हमने कुछ फैक्टर डिस्कस किए थे जो कि कॉमन हैं जब आप रिसर्च देखते हैं, रिसर्च पढ़ते हैं, रिसर्च खुद करते हैं। ठीक है, तो आपको कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो कॉमन मिलेंगे, उनको हमने टू वे में डिस्कस भी किया था। मैं एक बार थोड़ा सा उनका इंशाल्लाह क्विक रिव्यू देने के बाद इंशाल्लाह आगे मूव करते हैं और आज के जो हमने पढ़ने हैं उनकी तरफ आते हैं। ठीक है, तो विद इन सेकंड इंशाल्लाह आई वुड लाइक टू स्टार्ट। आपको स्क्रीन नजर ऑलरेडी आ रही होगी आई थिंक। जी सर विजिबल है। ओके। तो हम ये डिस्कस कर रहे थे, आवाज सबको आ रही है ना?
कि यस सर, आ फैक्टर रही जो है। है जो बहुत ज्यादा एसोसिएटेड हैं विद द साइकोलॉजिकल इश्यूज राइट नाउ। अगर आप देखें इन कंटेम्प्रेरी इरा तो आपको ये बहुत ज्यादा कॉमन नजर आएंगे। उनमें से हमने एक डिस्कस किया था चाइल्डहुड अब्यूज, अनएम्प्लॉयमेंट। फिर मैंने ये तो हमने इनमें से कुछ डिस्कस किए थे, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के बारे में, एकेडमिक फेलियर है, फैमिली डिस्प्यूट है, पेरेंट डिस्प्यूट, ठीक है, पेरेंट के अपने, फैमिलीज के अपने होते हैं मामला जिनका इम्पैक्ट होता है एक इंडिविजुअल की मेंटल हेल्थ के ऊपर। पुअर रिलेशनशिप विद फैमिली, फ्रेंड, सिबलिंग, पेरेंट एंड मैनी मोर, इंशाल्लाह उस पर हम बात करते हैं। तो हमने चाइल्ड अब्यूज के बारे में डिटेल में बात कर ली थी। इसमें हमने ये डिस्कस किया था कि बेसिकली चाइल्ड अब्यूज क्या है कि एनी इंटेंशनल हार्म और मिस ट्रीटमेंट टू अ चाइल्ड अंडर 18 ईयर ऑफ एज, 18 साल से कम बच्चे पर जो भी मिसबिहेव किया जाना, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ये हमने चार फॉर्म डिस्कस की थी। इमोशनल हो सकता है, फिजिकल निग्लेक्ट करना, एंड एनी एनी अदर काइंड ऑफ अब्सर्ड बिहेवियर जो भी बच्चे के साथ किया जाता है जिसकी वजह से उसकी मेंटल हेल्थ जो है ना वो डिस्टर्ब होती है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, और उसका फिर आगे अडल्ट होड में जाके भी उसका इम्पैक्ट नजर आता है। इस पर हमने डिटेल में बात कर ली थी। फिर हमने बात की थी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के ऊपर, ठीक है, कि किसी भी मुल्क के अंदर जब बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होती है, गैर यकीनियत की सूरत हाल होती है सियासी तौर पर, और जब अवाम को या जनरल पब्लिक को ये अपनी गवर्नमेंट के ऊपर एतमाद नहीं होता, तो फिर उनके अंदर बहुत सी इनसिक्योरिटी पैदा हो जाती हैं अपने फ्यूचर को लेकर, ठीक है, और ख़ास तौर पर अपने करियर को लेकर, अपने फैमिली को लेकर, और अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर। तो दैट्स वाई दीज काइंड ऑफ थिंग व्हेन ओवरलैप एंड दे मे कॉज एनी काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो इस पर हमने बात की थी। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर। इस पर हम अभी डिस्कशन कर रहे थे और कुछ हमने कर भी ली थी, तो बस इसको हम थोड़ा सा, मैं इस पर एक दो पॉइंट ऐड करके इंशाल्लाह आगे मूव करूंगा। तो हम बेसिकली इस पर बात ये कर रहे थे कि अनएम्प्लॉयमेंट में जो अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली रीजन क्यों बन जाती है किसी भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की। उसकी वजह यह है कि जब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम होता है, एक बंदा अगर उसका एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है किसी भी फॉर्म में, उसकी एक अपनी, उसने एक मेंटेन किया हुआ है, तो ऑब्वियसली जब उसका फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा तो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम होगा, जिसका उसकी मेंटल स्टेट पर इम्पैक्ट होगा। लॉस ऑफ सेल्फ स्टीम, उसकी अपनी जो वर्थ है अपने अंदर ही वो बहुत कम फील करेगा। ऑफ कोर्स जब वो अपनी उसकी फ्रेंड और फैमिली सर्कल में उसको जो है ना वो वाला जो जॉब के दौरान था, वो वाली उसको अटेंशन, वो वाली रिस्पेक्ट, वो वाला आप कह लें कि एक वैल्यू वो नहीं दी जा रही होती। और इसी तरह लॉस ऑफ सोशल कांटेक्ट है, उसके जो राब्ते हैं वो जब कम हो जाते हैं, वो मतलब दूसरों से, दोस्तों से, फैमिली से, और एनी जो भी उसके कांटेक्ट होते हैं उनके साथ उसका जो ताल्लुक है उसको, ये तो आम सी बात है कि जब एक अनएम्प्लॉयमेंट बंदा इसको फील कर सकता है कि उसके सोशल जो कंटेंट है जब वो कम होते हैं तो ऑफकोर्स उसका कितना इम्पैक्ट होता है उसकी मेंटल स्टेट के ऊपर। क्योंकि ऑफकोर्स एक सोशल इकोनॉमिक सोसाइटी के अंदर जब लोग रहते हैं तो उनकी जब सोशल बॉन्डिंग वीक होती है तो उनका भी इम्पैक्ट होता है। और जिस बंदे के पास वो एम्प्लॉयमेंट का नहीं है ये मामला, तो उसका सोशल कंटेंट का कम होना ये अंडरस्टूड सी बात है। इनसिक्योरिटी पर अगर हम बात करें तो इनसिक्योरिटी क्या होती है कि ऑफ कोर्स उसको फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज होती हैं, उसको मतलब ये फिक्र होती है कि मैंने मतलब अपने जो फाइनेंशियल बजट है उसको अब कैसे लेकर चलना है, ठीक है। मतलब यू कैन कंपेयर एन एम्प्लॉयमेंट, जो कि एक एम्प्लॉय है उसको ये पता होता है ना, सिक्योरिटी होती है कि उसको आफ्टर मंथ उसको उसकी पेमेंट मिलनी है, उसको सैलरी मिलनी है, उसने ये बिल पे करने हैं, ये करने हैं, वो करने हैं, सारे मामला करने हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट बनने के बाद फिर इनसिक्योरिटी और भी बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, उसके मामला जो है ना वो स्कैटर्ड हो जाते हैं। दैट काइंड ऑफ थिंग जब वो कलेक्ट होती हैं तो उस बंदे के ऊपर ऑफ कोर्स जो बर्डन बनता है उसके नतीजे में वो उसकी जो साइकोलॉजिकल हेल्थ है वो डिस्टर्ब होती है, और फिर वो किसी ना किसी डिसऑर्डर का शिकार होकर बाद केसेस में, स्वेयर केसेस में जो है ना इसका बहुत ज़्यादा हार्मफुल इम्पैक्ट होता है। तो यहाँ पर हम बात ये कर रहे थे कि कुछ हमने बात की कि आज के अगर हम पाकिस्तानी सिनेरियो में देखें कि ऑफ कोर्स इसमें बहुत सारी डायमेंशन है। इस पर अगर हम बात करें, ठीक है, लोगों के अपने भी एक मेंटल ब्लॉक होते हैं जिनकी वजह से वो स्टेप नहीं लेते, ठीक है। और कुछ जो है ना वो
आप कह लें कि सराउंडिंग के भी, इन्वायरमेंट के भी, और जो उनका जो भी सोसाइटी है उसके भी कुछ एक लॉक्स होते हैं जिनकी वजह से वो स्टेप ले नहीं पाते जो वो लेना चाह रहे होते हैं। या जो सबसे अहम बात है जिस पर जो कि असल सोल्यूशन है वो ये है कि जब देखें, हमने एजुकेशन सिस्टम की बात की थी, ठीक है, इसके भी जो मामलात हैं, उसकी जो प्रोडक्शन है वो ऐसी ही निकलती है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो एजुकेशन सिस्टम है ये बेसिकली खुद अपना बिजनेस तो इनका चल रहा है, ठीक है। वो जो बच्चा है जो 12-13 साल का, अभी उसने मैट्रिक इंटर में आना है, बेसिकली ये स्कूल का काम था। ये सोल्यूशन की बात मैं कर रहा हूँ, बहुत अहम बात है। अपने अपने सराउंडिंग में, फैमिली में अपने बच्चों को ये सिखाएं, बताएं, पढ़ाएं, समझाएं कि जब बच्चा मैट्रिक इंटर में आने से पहले ही 13 ईयर 14 ईयर ऑफ एज में था, उसको उसी वक्त फाइनेंशियल लिटरेसी देनी थी। फाइनेंशियल लिटरेसी इज एन एसेंशियल स्किल विच इंक्लूड इन द पर्पज ऑफ एजुकेशन। वो क्या होती है कि बच्चे को उसी वक्त ये सिखाना था कि भाई यू शुड बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट इफ यू वांट टू टेक योर लाइफ डिसीजन बाय योर ओन सेल्फ। अगर आप जिंदगी के डिसीजन खुद लेना चाहते हैं तो आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है। और हर बंदा चाहता है कि मैं फाइनेंस जो है ना डिसीजन अपनी जिंदगी के खुद लूं, ठीक है। तो उसके लिए वो उसको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। तो जब बच्चे का एक्सपोजर उसी एज से करवाना शुरू करवा दिया जाता है, जो कि स्कूल ने करवाना नहीं है, स्कूल ने तो उसको उसी अपने सिलेबस में ही घुमाई रखना है, उसी विश्व साइकिल में लगाई रखना है कि अगर वो उस बच्चे को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, आप जरा सोचें इसको, अगर वो उस बच्चे को क्लास 8 से पहले ही फाइनेंशियल एक्सपोजर देना शुरू करवा दें, एंटरप्रेन्योर स्किल जो है ना सिखाना शुरू कर दें, और उसको जो है वो फाइनेंशियल लिटरेसी देना शुरू कर दें, ठीक है, तो अगर वो बच्चा मैट्रिक तक ही फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाता है तो उसको स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की आगे जरूरत क्या है फिर? आप सोचो तो सही, माइंडसेट तो ये बना हुआ है कि मैट्रिक करनी है, एफएससी करनी है, उसने फिर उसके बाद ग्रेजुएशन करनी है, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, फिर जॉब करनी है, फिर नौकरी करनी है, नौकर बनना है फिर, मतलब ये उसके माइंडसेट बनाया होता है, वो इसी साइकिल में लगा रहता है। जो खास और अहम बात थी फाइनेंशियल लिटरेसी की, जो स्किल थी उसके अंदर डेवलप उसी वक्त करनी थी जब वो स्कूल में था। और स्कूल ये क्यों नहीं करता? क्योंकि उन्होंने खुद अपना बिजनेस चलाना होता है। अगर वो बच्चों को पहले ही ये सिखा देंगे तो बच्चे ने उनके यहाँ जाना है, फिर आगे पूरे का पूरा सिस्टम ही कोलैप्स हो जाएगा। कॉलेज में जाना है उसने, फिर यूनिवर्सिटी में जाना है, उसको जरूरत ही नहीं है फिर। जो उसको नॉलेज और स्किल चाहिए वो फिर अपनी मर्जी के साथ, अगर वो चाहता है नॉलेज गेन करना, एक्सपोजर करना, लर्निंग करना, तो वो जाएगा। अदरवाइज फाइनेंशियल जो उसकी नीड्स हैं या फाइनेंशियल जो उसकी ऑब्जेक्टिव है वो तो ऑलरेडी सॉल्व हो चुके होंगे। तो उसको फिर वो कहाँ से मोटिवेशन और लर्निंग ऑब्जेक्टिव उसके कहाँ से आएंगे फिर? तो ये बहुत एक डीपर डाउन एक इशू है जिसको ऑफ कोर्स ये एजुकेशन सिस्टम एड्रेस ही नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? उन्होंने अपना जो है ना वो चमकाना होता है बिजनेस। तो ये सोल्यूशन की बात मैं कर रहा हूँ, चाइल्डहुड में बच्चों को जब पर्पज ऑफ एजुकेशन ही नहीं पता तो उनको फिर ये फाइनेंशियल जो लिटरेसी है इसका किसने बताना है? तो ये उसके अंदर ये स्किल्स है बेसिकली, बच्चों को उसी वक्त अगर बचपन में ही उसको ये एक्सपोजर दिया जाए कि हाँ ये जो है ना वो असेंशनल जो आप कह लें कि हाई इनकम स्किल्स हैं, डिजिटल स्किल हैं, या एंटरप्रेन्योर स्किल्स हैं, या ऑफ कोर्स अगर आपने अपना काम करना है या जो भी जिस फील्ड में भी जाना है तो आपका एक्सपोजर जो है ना अभी से स्टार्ट हो जाना चाहिए उससे रिलेटेड। वो अगर उस 13 से लेकर 20 साल या 18 साल की एज में कोई लॉस भी करता है, ठीक है, कोई जॉब करता है या कोई काम करता है या नहीं करता है या छोड़ता है बीच में, ये सारे के सारे जो उसके जो फ्लक्चुएशन है, जो लॉस और विन, ये सारी जो सिचुएशन है, ये उसी वक्त वो सीख लेगा तो वो बहुत जल्दी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ये इश्यूज को, ये अनएम्प्लॉयमेंट का और फिर ग्रेजुएशन के बाद जॉब तलाश करने का, इन चक्रों से वो पहले ही इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ये बहुत अहम बात है, ठीक है। तो इस पर मैं थोड़ा सा बस ऐड करना चाह रहा था, आगे मूव करते हैं, इस पर बहुत डिटेल में बात हो सकती है जब मैं पर्पज ऑफ एजुकेशन उस पर फिर जब उसमें मैं करता हूँ इसको। नेक्स्ट जो है बहुत अहम है, फैमिली डिस्प्यूट। जी, so I would like to add your comment on family dispute, how it impact on individual mental health. जी, Mr. Nadnan, would you like to share your perspective regarding mental of
फैमिली डिस्प्यूट इम्पैक्ट ऑन मेंटल हेल्थ। जी। जी सर। हाउ फैमिली डिस्प्यूट इम्पैक्ट ऑन मेंटल हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल। सर फैमिली डिस्प्यूट जो है मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट करती है, ऐसे ही जैसे अभी आपने पहले इसका फाइनेंस का बताया, इसी तरह अगर घर के अंदर फैमिली की डिस्प्यूट चल रही है, जैसे पेरेंट्स की या फैमिलीज के अंदर जॉइंट फैमिली है या इवन के वो सिंगल फैमिली भी रह रहे हैं, तो बच्चों के अंदर तो फिर उनकी वो सारा जो है वो उसमें प्रॉब्लम्स तो एक आती हैं। यानी कि उससे ये होगा कि जो पेरेंट्स की तवज्जो बच्चे को चाहिए होती है वो उनका अपना ही डिस्प्यूट चल रहा होगा, तो वो भी नहीं कर सकते, उनके ऊपर केयर केयर नहीं कर सकेंगे, और बच्चा जो है जब उनको देखेगा सारे माहौल को, तो जी वो उससे नेगेटिव थॉट ही लेगा, तो फिर जी ऐसा नहीं आएगा। जी जी, तो ठीक हो गया एक जनाब तरह साहब। जो आप अपना थोड़ा सा डिस्प्यूट। ना अपना जरा वॉइस आपकी क्लियर नहीं, हैंड फ्री का या माइक्रोफोन का कोई इस्तेमाल करें, या कर रहे हैं आप? सर मैं कर रहा हूँ, आज पता नहीं क्यों, शायद अभी वो अभी सिग्नल सही हुई प्रॉब्लम है, के। अभी सही है। अब ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, सर। एक मिनट जरा, एक मिनट जरा, मैं अभी जी जी जनाब साहब कंटिन्यू करें आप। जी जी सर। सर अब आ रही है? जी जी। आपने कोशिश सर अब आ करनी। रही है? जी जी, आप कोशिश कीजिए पॉइंट में जरा ना, मतलब फौरी जहन को घुमाया करें, और पॉइंट में कोई कीवर्ड बोला करें, ठीक है? उससे ये होगा कि आप जल्दी आपका मैसेज आ जाएगा, आपके कमेंट आ जाएगा। जी सर की वर्ड तो यही है, जब फैमिली डिस्प्यूट चलता है तो उसको मेंटल हेल्थ में डिप्रेशन, एंजाइटी या इस तरह के जो लो कॉन्फिडेंस चीजें हैं वो सारी आती हैं बच्चों में। हम्म, चले ठीक हो गया जी मिस सनम। फैमिली डिस्प्यूट चाइल्ड ब्रेन ग्रोथ पे जो है वो एक एक जैसे बहुत ज्यादा बर्डन है, यानी बहुत ही हार्मफुल है। और जब उसका माइंड जो है उसके अंदर जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है वो नहीं, वो इफेक्ट होगी उससे, क्योंकि वो उस वक्त जो अगर उस स्टेट में अपने प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता, वो अपने आप को अनेबल फील करता है, इनफिशिएंट फील करता है कि मैं ना इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ और उसको देख भी रहा हूँ। तो उससे माइंड उसका इंटेलिजेंट लेवल, कॉन्फिडेंस लेवल और ये जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है वो भी इफेक्ट होती वेयर यू गेट दी कीवर्ड? है। माइंड, इट्स योर ओन। एक्सपीरियंस ऑफ। यस। यू से कि वो प्रॉब्लम देख रहा है, उसको सॉल्व नहीं कर पा रहा, तो उससे क्या उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल नहीं होगी? उसकी इफेक्ट होगी ना, वो अपने आप को ये फील करेगा कि मैं इसको हल क्यों नहीं कर पा रहा, क्यों नहीं कर पा रहा। तो यानी कहने का मतलब वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल है उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा। हम्म। जी। ओके ओके। जी वली साहब। अच्छा सर जी, जो मेरे जहन में आ रहा है वो ये कि जो गार्बेज इन होगा वही गार्बेज आउट होगा, जिस वो अपने अम्मा अब्बा को देखेगा कि जो मसला उनको आ गया से वो लड़ ही रहे हैं, तो उसको भी जो मसला आएगा वो भी लड़ेगा ही, वो उसको हाल की तरफ नहीं जाएगा, जो वो देखेगा वही करेगा। हल की तरफ नहीं जाएगा, वो जो देखेगा वही करेगा। जी ठीक है, आप लोगों के कमेंट आ गए हैं, थोड़ा सा मैं भी इस पर कमेंट ऐड करूंगा, क्योंकि हमने इन पर हर एक टॉपिक पर आप रिसर्च करें, आपको नंबर ऑफ रिसर्च, नंबर ऑफ आर्टिकल, नंबर ऑफ डेटा मिल जाएगा, ठीक है? लिटरेचर लिटरेचर बड़ा पड़ा है, हर एक कीवर्ड के ऊपर आपको पता चलेगा कि इसका किस किस जो है ना वो मेंटल डिसऑर्डर पर इसका इम्पैक्ट होता है, इसके सिम्टम क्या होते हैं, इसके आउटकम क्या होते हैं, इसके जो है ना वो प्रिकॉशन मेजर क्या होते हैं। बहरहाल वो है कि हम इसको अब शॉर्ट थोड़ा डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। फैमिली डिस्प्यूट में बेसिकली
बच्चे का जो है ना वो दिमाग, यानी कि जो उसकी उसका ब्रेन है, उसके जो पार्ट हैं, खास तौर पर अमेगडला जो है ना, जो दिमाग का जो कि अलार्मिंग सिचुएशन में एक्टिव होता है। तो बेसिकली जब वो पेरेंट को लड़ते हुए या फैमिली में हर वक्त ही अनकंट्रोलेबल कॉन्फ्लिक्ट देखता रहता है, तो वो उसका जो एक अलार्मिंग पार्ट ऑफ ब्रेन है मेगुला, वो हर वक्त एक्टिव रहता है, कॉन्स्टेंटली एक्टिव रहता है। तो जब वो कॉन्स्टेंटली एक्टिव रहता है ना, तो उसके नतीजे में उसकी जो ब्रेन के अंदर डिस्ट्रप्शन पैदा होती है, उसकी जो ब्रेन की नॉर्मेलिटी है वो अफेक्ट होती है, उसका फंक्शन अफेक्ट होता है, ठीक है। और इसके साथ साथ और जो ब्रेन के पार्ट हैं, लाइक हिपोकैम्पस है, और इसी तरह जो है वो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, उसके सोचने समझने की जो सलाहियतें हैं, उसकी मेमोरी है, ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ लिंक होती हैं। तो वहीं से ही बेसिकली उसकी जो ब्रेन केमिस्ट्री है वो अफेक्ट होना शुरू हो जाती है, ठीक है, नॉर्मल से एब नॉर्मल की तरफ। एट द एंड ऑफ द डे आपको रिसर्च में मिलेगा कि 6 टाइम मोर लार्मिंग सिचुएशन होती है उस बच्चे की, उस चिल्ड्रन की, जिस जो कि फैमिली डिस्प्यूट में पला बड़ा है। किसकी 6 टाइम और? एंजाइटी एंड डिप्रेशन के सिम्टम को, या एंजाइटी और डिप्रेशन के अंदर फॉल होने के चांसेस उसके इतने ज्यादा हो जाते हैं। तो बहरहाल सोल्यूशन इसका क्या है, सोल्यूशन पर कोई आप बात करना चाहेंगे? कमेंट में बताएं, कमेंट में। कमेंट में लिखें क्या सोल्यूशन होगा इसका। आई थिंक कमेंट लिखते आपको देर लग जानी है। जी पहले आप एक एक मिनट में जरा, एक एक मिनट लेना है आपने, माइक में बता दें जल्दी से, एक एक मिनट। सर जी, पहले जो पेरेंट्स हैं उनको समझाया जाए। ओके जी। मैं कहती हूँ कि बच्चों को इन टॉक्सिक इन्वायरमेंट में रखना ही नहीं चाहिए फॉर द सेक ऑफ देयर फ्यूचर एंड देयर डेवलपमेंट। ब्रेक द चेन, बिकॉज ये चेन वाइज चलता है। अगर आपको ये जो अगर उसका मतलब कि एंसेस्टर फादर, ये ट्रांसफर होती है, ये चीज जो होती है एग्जैक्टली एग्जैक्टली। फ्रस्ट्रेशन, और वो तो फिर ये आगे ब्रेक जाके यही ट्रेन करते हैं, तो ये असल में मतलब इसके अगर आप हिस्ट्री जाकर लेंगे, हो सकता है कि वो जो पेरेंट आपस में उनका कॉन्फ्लिक्ट है, उनके पेरेंट का भी उन्होंने देखा होगा, या तो लड़के ने देखा होगा, यानी कि या मैन ने देखा, या मेल ने या फीमेल ने, उन्होंने भी ऐसा, ये भी एक होता है कि वो फिर उसी को रिपीट करना शुरू कर देते हैं आगे जाके। लेकिन ये टूट भी सकता है साइकिल, ऑफ कोर्स, अगर कोई तोड़ना चाहे तो। लेकिन यहाँ पर बात पता क्या है, सर बात वही है। जी दुरान साहब। सर इसमें सर इसमें जितना हमने आगे बताया ना कि फाइनेंशियल वो ने बताना चाहिए, स्किल जो है, लिटरेसी स्किल बच्चों तो को स्कूल लेवल के ऊपर, ताकि वो अपना फाइनेंशियली जो है ना इंडिपेंडेंट हो सके। तो लेकिन वो हमारे यहाँ पे इसी तरह मैं ये समझता हूँ कि जिनकी शादी होती है ना, ना लड़की है ना लड़के को अवेयरनेस नहीं दी जाती। मतलब हर चीज देखी जाती है सिवाय अवेयरनेस के, मैं कि वही बात उनके है, आप अपने। देखें ना, आप देखें आपने इस कोर्स में आप ऑफ कोर्स हमारे माइंड में ऑब्जर्वेशन होती हैं, हमारी लर्निंग होती है, हमने कुछ चीजें ऑब्जर्व की होती हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें थी सर या मैं है जो मैंने ना आपने ये चीज न्यू देखी लर्न है। की है ड्यूरिंग जी दिस कोर्स। ऑफ कोर्स यू आर जी डूइंग योर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन एंड समथिंग लाइक दैट, but still you find जी something new to learn, right? But the question यस is, सर। अगर यही चीजें स्कूल लेवल पर या अर्ली 20s में, या मतलब 15 अराउंड अबाउट इस एज ग्रुप में बच्चों को सिखाई पढ़ाई बताई समझाई जाती, तो आगे जाके दे शुड इनेबल देमसेल्व्स टू स्टेबल इन लाइफ, राइट? क्योंकि सर बिल्कुल ऐसा ही है सर, उसमें ये चीज भी है ना कि फैमिली के अंदर अगर लड़का और लड़की मियाँ बीवी का वो जो असल में जो बच्चे के ऊपर इफेक्ट ज्यादा पड़ता है ना, वो पेरेंट्स का पड़ता है।
अब उसमें जो असल मेजोरिटी में जो लड़ाई पेरेंट का कर नहीं, रहा है ना पेरेंट का फाइनेंस ही के बाद, पड़ता है, पेरेंट ही पेरेंट पढ़ाते हैं। पेरेंट का ही पड़ता है, बिल्कुल ऐसे ही जी। पेरेंट का ही पड़ता है। और ज्वाइंट फैमिली में चले वो, लेकिन वो बच्चे की मेंटली हेल्थ पे इतना नहीं इफेक्ट पड़ता जितना मैं पेरेंट्स के पड़ता है। लेकिन इसमें असल में फाइनेंस के बाद जो है ना सबसे बड़ी जो इशू अगर देखा जाता है, उसमें ना ही हस्बैंड को ये पता है कि वाइफ की जो वो इतना यानी कि नहीं होता उसकी अपनी कोई एकदम वो उसने माइंडसेट बनाया होता है कि मुझे ये चाहिए, मेरी ये पसंद है, ये ना पसंद है, और ना उन्हें टैकल करने की चीजें, जैसे वो they सिस्टर ने actually भी आगे don't know बताया कि their जो their देखा है right वो। and responsibility, बिल्कुल you want to say right। बिल्कुल वो अपने राइट और बिल्कुल ऐसे ही। रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको खुद ही नहीं जानते, तो फिर वो पता ही नहीं उसी है, वजह बिल्कुल से जो है ना वो कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हो बिल्कुल। जाते हैं। यानी मतलब एक मैं ऐसा आपको क्वेश्चन बताऊं, सोल्व ये करने हम जा रहे इतना हैं जिसके ये बारे में इसके ना आंसर ही नहीं इतने पता। केसेस हैं जी, जी जनाब साहब, मैं बस क्योंकि टॉपिक लंबा हो जाएगा, मैं अगर एक एक टॉपिक में बात करूंगा तो मेरा 1 घंटा उस पर नहीं लग तो जाएगा। मैं बात रुक पता गया क्या हूँ, है मैं रुक गया जी, बात पता क्या है, अगर कोई बच्चा बाप को देखता है कि माँ की इज्जत नहीं कर रहा, ठीक है, और वो बस मार रहा है, लड़ रहा है, झगड़ रहा है, गुस्सा कर रहा है, ये सारा कुछ, तो वो बच्चा जो है वो डेफिनेटली मेंटल डिसऑर्डर का तो शिकार होगा ही होगा। लेकिन वो बाप कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि वो मेरी भी इज्जत करेगा, कभी भी बाप की इज्जत कभी नहीं करेगा। तो ये जो चीज है, फिर आगे जाके वो जब बड़ा होगा तो बाप के लिए खुद ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का शिकार होगा औलाद, यानी कि बच्चा। और वो अपने लिए तो वो हो चुका है। तो वो जो सीड था वो उसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो है ना वो उसके माइंड में लगा है, बना है। तो ये बेसिकली जो है ना, ऑफ कोर्स वही बात है अवेयरनेस की, और अवेयरनेस की ही नहीं, सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन की है ऑफ कोर्स जरूरत। बहुत सारी चीजें बहुत सारे लोग जानते होते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। और इम्प्लीमेंटेशन कराने के लिए जो माइंडसेट है वो पहले ऑफ कोर्स चाहिए होता है। जब वो माइंडसेट बन जाता है तो फिर इनर से ही इंडिविजुअल कोई भी जो है ना वो इम्प्लीमेंटेशन भी करना शुरू कर देते हैं। बहरहाल उसके लिए ऑफ कोर्स सपोर्ट चाहिए होती है, गाइडेंस चाहिए होती है, और मेंटोरशिप चाहिए होती है, जिससे जो हमारे पास प्रीवियस नॉलेज है या जो हमने न्यू लर्न किया उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकें। बहरहाल, तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट जो है बहुत अहम है जी, एकेडमिक फेलियर। और इस पर मैं थोड़ा सा एक एक मिनट में आपने बताना है, ठीक है, अपना रिव्यू। मैं चाह रहा हूँ ताकि आप लोगों को साथ इंगेज करूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट नहीं है, इसलिए हम आपस में एक दूसरे से इंगेज कर सकते हैं जी। एकेडमिक फेलियर में आप क्या बताना चाहेंगे? मैंने पहले ही शो कर दिया, चलें एक एक मिनट में ज़रा बताएं, एकेडमिक फेलियर किस तरह इम्पैक्ट कर सकता है। मैं अभी देखिए, मैंने शुरू में बताया था ये जो फैक्टर है दे में अफेक्ट, लाइक जिस तरह हमने बात की थी ना, कॉज एंड इफेक्ट होता है ना, दोनों तरफ चल रहा होता है कि बाद का कॉज की वजह से जो इफेक्ट हो रहा होता है, बाद का जो हमें इफेक्ट नजर आ रहे होते हैं वो उसी कॉज की वजह से हो रहे होते हैं। ठीक है, ये टू वे ये होती है। लेकिन हम यहाँ पर इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं कि ये फैक्टर हैं जिनकी वजह से आगे जाके कोई भी बंदा मेंटल हेल्थ, साइकोलॉजिकल इश्यूज, मेंटल डिसऑर्डर, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, सुसाइडल थॉट तक उसको लेके जा सकते हैं। तो उनमें से एक हमने बात की कि क्या है, एकेडमिक फेलियर है। एकेडमिक फेलियर के पीछे क्या क्या हो सकता है, उसके अंदर क्या चल रहा होता है, जिसकी वजह से वो इंडिविजुअल आगे जाके जब वो एकेडमिक फेलियर का किसी भी फॉर्म में शिकार होता है या विक्टिम बनता है, तो वो किसी ना किसी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का शिकार होता है। समझ आइए आपकी आपको? तो इस पर आप एक एक मिनट में अपना कमेंट करना चाहें तो जरा जल्दी से करें। अगर ये एकेडमिक फेलियर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फेलियर से रिलेटेड हो तो ये बहुत ही हार्मफुल होता है। और अगर एकेडेमिया जो है आपकी या इसकी जो सक्सेस है वो आपकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड हो तो ये सीवियर हो जाता है। और क्योंकि एक बर्डन एक तो उसको एकेडमिक है और उसके ऊपर फिर उसकी फैमिली और फिर फाइनेंशियल, तो फिर ये बैडली इफेक्ट करता है। हाँ, राइट, राइट, right। राइटली सेइंग। ओके जी इमरान साहब। सर इसमें एकेडमिक फेलियर के अंदर भी यही रहता है कि जब आप नाकामी का वो जब आता है तो कैसे करना है, या वो फाइनेंस वाला भी पोर्शन इसमें होता है। लेकिन उससे पहले लोगों के जो मतलब डर रहता है कि अगर मैं कामयाब ना हुआ तो लोगों का जो आएगा, आंसर आएंगे उनकी तरफ से, उसको कैसे हम्म। फेस करना है।
और उसके बाद दूसरा ये आता है कि जब आप फेल होते हैं तो आपके माइंड में अगर बैठ जाए कि मैं नहीं कर सकता, तो आपके अंदर वो सेल्फ स्टीम जो है ना वो भी खत्म हो जाती है कि शायद मैं काम हो, वो जो कोशिश है ना वो भी आप नहीं कर पाते दोबारा। जी बहुत अहम पॉइंट है रान साहब का कि इस वजह से भी जो है ना सेल्फ स्टीम कम हो जाती है कि जब उनको ये रियलाइज होता है कि अब मैंने इस रिजल्ट का या इस फेलियर का जवाब जो देना है अपने सराउंडिंग में जो मेरे साथ लोग लिंक्ड हैं, तो उनका जो रिस्पॉन्स आना है वो ही उसको रिस्पॉन्स आने से पहले ही उसको जो है ना वो किसी ना किसी मसले जैसे का दिमागी मेंटल डिसऑर्डर का शिकार कर देता क्लास है। के बाद में सिर्फ एक छोटी सी बात करनी है कि यहाँ पे ना मैंने लास्ट काफी अर्सा पहले वीडियो देखा, सीए का जो बोर्ड गवर्नर है ना जो हो गया, वो कह रहे थे कि मैंने अपनी कैरियर के अंदर जितने भी सीए फेलियर लड़के देखे हैं ना और जो पास लिखे हैं उनमें कॉमन अगर मैं एक लाइन में बताऊं तो उनका यही है कि उनके माइंड के अंदर उनके इर्द गिर्द लोग यही कह देते हैं कुछ भी कर रहे हैं सीए ऐ नहीं होना, ठीक है। तो वो माइंडसेट कहीं ना कहीं उनका बन जाता है कि ये मुश्किल है नहीं होगा। और दूसरा कंसिस्टेंसी, तो ये दो चीजें जिनके अंदर रहती है ना, यानी कि वो लोगों को इग्नोर करते हैं और कंसिस्टेंट रहते हैं, बेशक वो मिडल यानी कि इतने नहीं है, यानी कि उनके इतना नंबर नहीं है, एकेडमिक कैरियर इतना अच्छा नहीं है, वो कर जाते हैं। लेकिन जो हम्म। लोग लोगों की बातों को सुनते हैं और ये देखते हैं कंसिस्टेंट नहीं रहते, ये दो चीजें हैं अगर किसी में। ओके तो वो ओके हम आई देखते हैं अक्सर जो मेडिकल में जाता है तो वो यही कहते हैं "भाई, ये कर रहे हो, ये तो नहीं होना, ये तो नहीं होना", तो वो माइंड सेट। ओके ओके जी वली साहब जल्दी से 1 मिनट में ऐड करें आप फिर हम बात तो जी करते मैं हैं। तो बस ये जो एकेडमिक फेलियर है ना, ये तो आता है बंदे की अपनी मिस्टेक्स की वजह से। अच्छा ओके क्या क्या मिस्टेक है। अब देखा एक बंदा पढ़ता ही नहीं है, वो मेहनत ही नहीं करता, तो अब जो एकेडमिक में जो उसका सिलेबस होगा वो पहले से प्री डिफाइंड होगा। अगर वो उसको क्लियर कर ले, कोई भी चीज़ बाहर से जो आती है ना वो भी प्री डिफाइंड के अंदर समझा दी जाती है, तो फिर ऐसे मसला नहीं बनता है। तो जिसने वो पढ़ा नहीं होता उसी के लिए ये मसला खड़ी होती है, हम्म। तभी वो फेलियर में जाता है। नहीं नहीं मिस्टेक अभी अपनी होती है। आपके अच्छा ठीक है आपका पॉइंट आ गया। हम्म। आप किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, स्कूल लेवल में एकेडमिक फेलियर की, कॉलेज लेवल में या यूनिवर्सिटी लेवल में? सर जी अब तीनों लेवल्स में देख रहे हैं, यही बात है। जी तीनों लेवल्स में यही अच्छा बात तीनों है। लेवल में यही बात आपने की, बिल्कुल, चलें ठीक है। जनरल बात की है। जनरल ओके गेट इट, इट्स वैलिड। मतलब आपने ये बताया कि इट इज वन ऑफ द रीजन के जो इंडिविजुअल है वो खुद अपने ही कसूर की वजह से ना एकेडमिक फेलियर का शिकार होता है, फिर एकेडमिक फेलियर का शिकार होने के बाद वो फिर मेंटल डिसऑर्डर का शिकार हो जाता है। बहरहाल here आर सम इम्पोर्टेंट पॉइंट कि आपके पॉइंट अपनी जगह वैलिड है, लेकिन ये चीज़ें भी इस एंगल से चीज़ों को भी देखें कि ये चीज़ें भी मैटर कर रही हैं। वो क्या है? वो ये है, देखें कहाँ चला गया जी। पहली चीज़ तो ये देखें चाहे वो स्कूल में है या कॉलेज में है या यूनिवर्सिटी में है, ठीक है। हर एक इंडिविजुअल जो है उसकी सेम कैपेबिलिटीज नहीं है, ठीक है, उसकी एबिलिटी सेम नहीं है, उसका एनवायरनमेंट सेम नहीं है, उसकी जो फैमिली या उसकी जो उसका जो सर्कल है, सोशल सर्कल है, वो सेम नहीं है, उसकी एबिलिटी कैपेबिलिटीज एवरीथिंग इज डिफरेंट, ठीक है। तो जब डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग जब एक ही क्लासरूम में आते हैं ना, तो उनको जो डिमांड दी जाती है वो सबको सेम होती है, ठीक है। डिमांड सबको सेम है, कैपेबिलिटी सबकी डिफरेंट है, तो वो उन डिमांड को हर बच्चा उस तरह फुलफिल नहीं कर पा रहा होता, ठीक है, जो कि डिजायर्ड है। वो क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि उसके पास कैपेबिलिटी नहीं है। अब उसके पास कैपेबिलिटी है कि नहीं है, इस बात को किसने डिटरमाइन करना है? आप सोचें। ये जो बात थी, ये बेसिकली जिस भी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में हम बात करते हैं, चले स्कूल कॉलेज में अगर हम थोड़ा सा इस पर बात करें, फिर आगे मैं जाता हूँ हायर एजुकेशन में क्या होता है, क्या क्या मसाइल होते हैं। स्कूल कॉलेज में भी बच्चे को या कोई भी स्टूडेंट है उसको भी नहीं पता होता कि मेरी कैपेबिलिटीज क्या हैं, ठीक है, मेरी एबिलिटीज क्या हैं। मैं जो जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर में या जो ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट है उसमें मैंने एडमिशन लिया है,
तो उसके अंदर आया कि मेरा इंटरेस्ट है कि नहीं है, राइट, और मेरी जो एबिलिटी है उसको मैच कर रही है कि नहीं कर रही, ठीक है। और जो जिस मैं इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले रहा हूँ या दाखिला ले रहा हूँ वो उसकी अपनी कोई वैल्यू है कि नहीं है, उनका अपना मेयार क्या है या क्या नहीं है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और फिर वो जिस भी इंस्टीट्यूट में जाता है उसका अपना जो एक एनवायरनमेंट होता है उस पर हम आगे जाके बात करते हैं। तो कहने का मतलब ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती हैं, ठीक ठीक है। अभी मैं इसी को साथ रखते हुए हम हायर एजुकेशन में यूनिवर्सिटी में जाते हैं, ठीक है। और ये चारों पॉइंट आपको उधर भी नजर आएंगे, और दीज आर वेरी वैलिड पॉइंट। जब यूनिवर्सिटी में कुछ जाता है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल चले रो दो के उसने मैट्रिक इंटर तो कर लिया, ठीक है, या ए लेवल कर लिया, उसके बाद जो है जब यूनिवर्सिटी में जाते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी में उसने एडमिशन लेना है, एकेडमिक फेलियर का बहुत ज़्यादा जब ये स्टूडेंट शिकार होते हैं यूनिवर्सिटी लेवल में होते हैं। तो वो बेसिकली क्या होता है कि वो अगर उसने किसी यूनिवर्सिटी में जाना है या किसी पर्टिकुलर फील्ड में जाना है, दोनों में उस इंडिविजुअल के जो ऑब्जेक्टिव हैं या उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड जो भी होमवर्क उसने करना था वो नहीं किया होता, उस इंस्टीट्यूट के बारे में उसने जाना नहीं होता, ठीक है। उसने उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है, जो को उसको सीनियर ने देनी होती है, वो उसके पास नहीं होती। उसने बस बस सुना सुनाया होता है, जो भी इधर उधर से सुना होता है, सारे जा रहे हैं उधर जा रहे हैं तो मैं भी चला जाता हूँ, ठीक है। तो पर्टिकुलर जो इंडिविजुअल है उसको ये सारी इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से जब वो एक बबल में किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एडमिशन ले लेता है और उस सब्जेक्ट मैटर से जो उसको आगे डिमांड दी जाती है कि इनको पूरा करेंगे तो फिर आप कामयाब होंगे, तो ऑफकोर्स वो उसके लिए अपने आप को जब वो अनएबल समझता है और उन डिमांड को पूरा नहीं कर पाता, तो एट द एंड वो एकेडमिक फेलियर का शिकार होता है, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द फैक्टर एज वेल। फिर अगर वो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में जाता है, चाहे हायर एजुकेशन की अगर हम बात करें, तो उसका जो नॉन एकेडमिक स्टाफ है, मैनेजमेंट है, वो इतनी कॉपरेट नहीं होती, ठीक है। वो मैं वो स्कूल कॉलेज को भी साथ आप शामिल करें, लेकिन मैं हायर एजुकेशन में ज़्यादा उसी कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस कर रहा हूँ, यहाँ नीचे भी ये चीज़ें मैटर करती हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि जब नॉन एकेडमिक स्टाफ जो है उसमें मैनेजमेंट आ गई, ठीक है, यानी कि उसने अगर उसको कोई एकेडमिक या मतलब उसके मल्टीपल फैक्टर सब्जेक्ट से रिलेटेड उसके इश्यूज हो सकते हैं, उसके अपनी जो है ना वो टीचर्स अपना जो एकेडमिक स्टाफ है, राइट, ठीक है, अपने जो है ना वो क्लास फेलो से रिलेटेड है या एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, डिफरेंट थिंग, ठीक है, उसके अपने फाइनेंशियल फीस रिलेटेड एवरीथिंग। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं उसका जो नॉन एकेडमिक स्टाफ है रिगार्डिंग मैनेजमेंट, तो वो इतना ज़्यादा कोऑपरेटिव ना होने की वजह से भी उसका इम्पैक्ट होता है उसकी स्टडीज के ऊपर। और फिर खास तौर पर सबसे अहम, ये जो यहाँ पर हमने बात की है ना, ये इसको मैं ज़रा सेट कर दूं, ये हम बात बेसिकली कर रहे हैं एकेडमिक स्टाफ की दूसरा पॉइंट पे, ठीक है जी। तो सबसे अहम है एकेडमिक स्टाफ में वो जो टीचर्स हैं, ठीक है, और अगर खासतौर पर हायर एजुकेशन में सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर अगर सपोर्टिव नहीं है, ठीक है, जिसके अंडर वो पर्टिकुलर रिसर्च कर रहे हैं और वो कोऑपरेटिव नहीं है, तो वो इतना ज़्यादा इंटेंस हो सकता है उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए कि उसका एकेडमिक फेलियर होना डिटरमन है, ठीक है। और फिर खास तौर पर जब कोई एक नया इंडिविजुअल किसी भी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में जाता है तो उसके जो इन्वायरमेंट है उस इंस्टीट्यूट का वो उसके लिए सूटेबल नहीं होता, वो अपने आप को कंफर्ट फील नहीं कर रहा होता, ठीक है। चाहे वो इंस्टीट्यूट का ओवरऑल इन्वायरमेंट हो, उसके क्लास का इन्वायरमेंट हो, उसके उसका जो वो नई जगह पर जहाँ पर वो गया है वहाँ रहने के लिए आउट ऑफ होम, वो उसके लिए इन्वायरमेंट जो है ना सूटेबल या उसके लिए कंफर्टेबल नहीं होता, उसका भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। तो ये सारे फैक्टर जब कलेक्टिवली ओवरलैप होकर उस इंडिविजुअल के ऊपर इम्पैक्ट कर रहे होते हैं, तो उसकी एकेडमिक्स उस पर उनका असर होता है, ठीक है। तो दीज आर द फैक्टर दैट आर वेरी मच इसेंशियल, कि जो बहुत ज़्यादा अहम है खासतौर पर उसकी एकेडमिक फेलियर होने के, ठीक है। अच्छा, अब वो सारी इन चीज़ों से गुजर रहा होता है और फिर जब वो किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में उसके अगर मार्क्स कम आ जाते हैं, सीजीपी कम है या उसका फेलियर हो जाता है, तो ऑफ कोर्स फील और जो उसके आउटकम है वो उसने खुद ही बेयर करने होते हैं। ये सारी चीजें कोई भी कंसिडर नहीं कर पा रहा होता, ठीक है, उसका अपना कसूर है, उसका
जो है वो फीस के इशू थे या फैमिली के इशू थे, वो सारी अपनी जगह। ये जो चीजें थी ये भी मैटर कर रही थी उसके फेलियर के ऊपर, ठीक है। तो अब देखें, अब जो हमने बात की ना अकेडमिक स्टाफ ना नॉन अकेडमिक स्टाफ, डिमांड्स, होमवर्क पहले पूरा नहीं किया था, ठीक है, बस सुनी सुनाई बातों पर सुन के इधर से इम्प्रेस हो गए, उधर से इम्प्रेस हो गए, किसी भी सब्जेक्ट मैटर में एडमिशन ले लिया है और उन्होंने तो दे देना। यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में या गवर्नमेंट, उनको तो फीसों से है। वो खुद पहले होना चाहिए कि भाई आप इस सब्जेक्ट मैटर में एडमिशन ले रहे हैं, उसकी प्रॉपर कोचिंग काउंसलिंग हो कि भाई ये इसके डिमांड्स हैं, ये आपको पूरे का पूरा साइकिल है, इसमें से आपको गुजरना है, ये आप पूरा कर सकते हैं तो फिर आप अप्लाई करें। अब ये जरूरी नहीं है कि आपके नंबर पूरे हैं या आपका मेरिट बन रहा है नहीं बन रहा, ये उसको नहीं पता होता। बहरहाल इस पर बहुत ज्यादा बात हो सकती है, लेकिन मैं बात को बस फाइंड अप करना चाह रहा हूँ इस बात के ऊपर कि ये जब चीजें सारी कलेक्टिवली इम्पेक्ट कर रही होती हैं उस इंडिविजुअल के ऊपर, तो एट द एंड जब वो एकेडमिक फेलियर का शिकार होता है तो फिर एट द एंड उसके नतीजे में उसने किसी ना किसी मेंटल डिसऑर्डर का शिकार होना ही होना है। और ये टू वे चल रहा होता है। अगर वो इंडिविजुअल ऑलरेडी किसी ना किसी और वजह से किसी मेंटल डिसऑर्डर का शिकार है, जो हमने और इतने सारे डिस्कस किए हैं, तो वो भी रीजन बन सकते हैं उसके एकेडमिक फेलियर के। तो ये तो टू वे हो गया ना। लेकिन इस सेंस में कि ये जो चीजें उसके इम्पैक्ट कर रही थी, उसके नतीजे में उसके एकेडमी फेलियर हुआ, तो उसके नतीजे में फिर उसने किसी ना किसी मेंटल डिसऑर्डर का शिकार ऑफ कोर्स होना है। बल्कि मैं एक जगह एक ना एक सुन रहा था, एक एग्जांपल दी उन्होंने। एक पीएचडी का थीसिस था किसी का, पहले काफी अर्सा पहले का ना। तो उन्होंने वो लिखा था तो उनका वो गुम हो गया थीसिस भी। सोचें तो वो मतलब उनके लिए आप अंदाजा लगा लें कि क्या किस तरह का एक स्ट्रेस होगा। ये तो मतलब एक स्पेसिफिक और ये स्पेशल। ये बाहर इंग्लैंड में हुआ था, नुमान अली खान साहब ने है किसी प्रोग्राम में बताया। हाँ, इसकी क्या डिटेल क्या थी इसकी पूरी? सर वो डिटेल ये थी कि उन्होंने ना अपना पीएचडी का थीसिस ना उधर करवाया, तो उसकी ना डुप्लीकेट नहीं थी उनके पास ना, तो अच्छा। यूनिवर्सिटी से वो घूम गया। तो उसके बाद वो यूनिवर्सिटी का नाम मेरे माइंड में नहीं है, तो फिर वो ना उनका ना स्ट्रेस में चला गया, तो वो हर आते जाते वो कहता है कि ये चोर हैं, झूठे हैं, ये पीएचडी ये थीसिस घुमा देते हैं, इधर दाखला ना दें, टाइम मतलब जाया ये करेंगे। तो एक स्पेसिफिक केस हो गया ना। जर्नल भी अगर आप देखें ना करंट सिनेरियो में, ये तो बहुत मतलब पहले की एग्जांपल थी। उस वक्त तो मतलब वो भी नहीं होता था प्रिंट वगैरह का ना, इसलिए तो गुम हो गया। आजकल तो जी प्रिंट वगैरह बिल्कुल का है। बिल्कुल। लेकिन आजकल तो ये चीजें मैटर नहीं करती। लेकिन आजकल जो चीजें मैटर करती है ना, कि खास तौर पर जो एक साइकिल इस तरह का बना हुआ है कि मतलब मैं देख रहा होता हूँ कि मतलब बात फिर लंबी हो जाएगी कि ये कर क्या रहे हैं मतलब कर क्या रहे हैं। जब मतलब एजुकेशन इंस्टीट्यूट में हमने प्रेवलेंस ऑफ साइकोलॉजिकल इश्यूज देखी कि कितना उसका रेट बढ़ रहा है, और ये सारे के सारे फैक्टर बेसिकली उस पर्टिकुलर जो भी इंडिविजुअल है उस पर इम्पेक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन इनको कोई एड्रेस ही नहीं कर पा रहा होता है, ना कोई कर रहा होता है, ना कोई देख रहा होता है। बहरहाल नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। बहुत अहम पॉइंट है फिर ये बात पर और सोल्यूशन पर अगर हम चलें तो फिर ऑफ कोर्स काफी लेंथी हो जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ और ऐड करना जरूर चाहूंगा सबके लिए। ऑफ कोर्स आप भी पढ़ रहे हैं, आगे पढ़ना भी है, या जो कर रहे हैं, या अपने ऑफ कोर्स अपने जो जूनियर हैं उनको बताएं, समझाएं कि किसी भी यूनिवर्सिटी में आपने या किसी स्कूल कॉलेज यहाँ भी एडमिशन लेना है या जिस भी सब्जेक्ट में लेना है, उससे पहले उसके मुतालिक मुकम्मल होमवर्क करें। मुकम्मल होमवर्क से मुराद ये है कि उसके मुतालिक उससे रिलेटेड सीनियर से डिटेल लें, खुद रिसर्च करें, और उसका कंप्लीट जो रोड मैप है वो आपके पास हो। ठीक है, उस यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड, उस यूनिवर्सिटी के स्टाफ का स्टैंडर्ड, उनकी रिसर्च का स्टैंडर्ड, एवरीथिंग यू शुड हैव इन योर माइंड। ठीक है, पूरा होमवर्क करें, फिर जाकर आप जो है ना उसके अंदर अपने आप को खपाएं। अदरवाइज दरमियान में जाकर जो है ना वो क्या कहते हैं, समंदर या दरिया के दरमियान में जाकर फिर आपको दोनों तरफ किनारे नजर नहीं आ रहे होंगे, फिर यहाँ तो फिर डूबना ही है। और डूबने से मतलब वही किसी ना किसी मेंटल डिसऑर्डर का शिकार होना है फिर। जी मिशन, आप जल्दी से ऐड करें पॉइंट, फिर हम आगे चल रहे हैं। जी मैं वो डिस्कस करना चाह रही थी कि पर्सनल एक्सपीरियंस के मेरी रिसर्च थी। तो मेरा जो डेटा कलेक्शन थी, सारा कुछ था, मैंने अपनी
यानी अपने ये सुपरवाइजर की बात हो रही है, तो मैंने अपनी एक्सेल यानी एक जो डाटा थी मैंने अपने सुपरवाइजर को सबमिट करवाया, तो उसने मुझे यानी वो काफी खुश हुआ। तो थोड़े दिनों बाद मैंने देखा कि सारा मेरा डाटा, सारा कुछ मेरा एनालिसिस एक रिसर्च आर्टिकल बना हुआ है, और जिस जिस जगह का बैंक का मैंने डाटा कलेक्ट किया था, मुझे सुपरवाइजर ने मुझे रिकमेंड किया था, उसी बैंक ने वो आर्टिकल पब्लिश किया हुआ है। ये यूनिवर्सिटीज में इतना ज्यादा होता है पीएचडी लेवल पे, यानी यानी कि कि वो खुद ही यूनिवर्सिटी। आपका डेटा उन्होंने। मेरा काम सिर्फ उनको यानी फंडिंग लेने के लिए, यानी ये यूरोपियन सेंट्रल बैंक है, उस पे मेरा मेरा ये एनएलपी का काम यानी काम मेरा था। तो वो ही सेम मेरी मैंने जो डाटा कलेक्ट किया हुआ था और अपने सुपरवाइजर को दिया है, और इसी तरह बेशुमार लोगों के साथ इस तरह और होता है ये तो कि इतना वो फिर आम है, ये तो आपने ना वही बात कर दी है। अब एक इतना बड़ा टॉपिक के ऊपर ना इस पर मतलब मेरा तो इनके साथ जो अनएथिकल या यूनिवर्सिटी के सुपरवाइजर के अनएथिकल, प्लेजरिज्म ऐसे बहुत है ना, सारे लोग प्लेजरिज्म है बेसिकली ये, मतलब दूसरे का अनएथिकल, ये प्लेजरिज्म इसे ही कहते हैं ना, इंटेलेक्चुअल अनपब्लिश काम इंटेलेक्चुअल था ना, थेफ्ट होते हैं ये बेसिकली किसी के। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज हाँ जी, यानी लॉस। जी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लेकिन को। उनको कैसे पकड़ सकते हैं, आप नहीं पकड़। तो ये मतलब ये तो हो गया तो ना मुझे आपकी, बहुत आप देखें शौक है इस बात का, और शौक क्या है मतलब आपका तो। जी, अब मेरे पास इस तरह के मतलब इतनी एग्जांपल है, मैं मेरा आपको काम था। इतनी एग्जांपल है मैं नहीं तो नहीं, वो उसका इस मुझे पर केस बेनिफिट भी हो क्या सकता होगा। है, इस पर केस भी तो हो सकता है अब वैसे अगर आप, लेकिन वो सुपरवाइजर है, लेकिन वो अगर आप कुछ लॉस करेंगे रहेंगे, एक्शन आपको तो वो पता है। आपको ही निकाल देंगे। एग्जैक्टली वो गोरे हम लोगों से आप नहीं कर सकते, उनके कंट्री में लेकिन आप वो कुछ तो भी चले, कर लें, आप जितने वो मर्जी। तो उनका तो गोल है, तो फिर भी शायद मतलब आपने उनकी एग्जांपल दे दी। जी, ये तो हमारे यहाँ फोकस यहाँ पाकिस्तान में तो मैं आपको अगर बताना शुरू करूँ जो हालात हैं, अदनान साहब अभी एमफिल कर रहे हैं, इनको पता चल जाएगा। ठीक है, मतलब ये तो फिर भी इस्लामिक स्टडी में कर रहे हैं, इस्लामिक सर आप स्टडी डरा रहे हैं। में, इस्लामिक स्टडी में इटसेल्फ हम्म। मतलब अनबिलीवेबल एंड अनटॉकेबल। मैं अभी यहाँ पर नहीं बताना चाहूंगा, बात बहुत लंबी हो जाएगी, मतलब क्या बताऊं मैं, जो इनके सर हालात है बताते ना, हैं क्या जो इनके करना है। हालात है ना, मैं आपको नाम साहब डिसपॉइंट नहीं करना चाह रहा, बस आप अपना जो काम कर रहे हैं उस पर फोकस रहें। ठीक है, सर हो वो सकता है कि आप, मैंने आपसे क्योंकि हर जगह एक वो जगह मैंने जैसे। आप जी। मैं देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि आप डिसपॉइंट करें वो। आपको तो मैंने अपना वे बताया था कि मैं क्यों इस तरफ आया हूँ। मैं वो आगे बड़ा ना उम्मीद हूँ हमारी तरफ से ना। जी। तो ऑलरेडी। डिसअपॉइंटमेंट की वजह से मैंने कहा मैं तो ऑलरेडी बड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ, तो इसीलिए तो मैं इस तरफ आया हूँ। सारा वो मैंने आपसे पहले शेयर भी किया था। और तो नहीं, मैं मेंटली जो मैं पहले वही सबसे मैं ये आपकी दुखती रग पर हाथ रख के बैठा हूँ यहाँ पर, टेंशन लें, ये आप लोगों के लिए कोर्स जी है, जी। अगर आपको लग भी रहा होगा कि ये हमारी ही बातें कहीं ना कहीं हो रही हैं। ठीक है, तो बहरहाल हम आगे चलते हैं इंशाल्लाह, टाइम कम है आज, वैसे हम ज्यादा टाइम ले लिए। सर जी मैं एक चीज़ अ, ऐड करना चाहूँगा। जी जी, करें करें। सर जी मैं ये कह रहा था कि जो हम डाटा कलेक्शन करते हैं ना, तो उसमें ना कुछ ये जीडीपीआर के ना कुछ रूल्स हैं। अगर हमने किसी का ले लिया ना डाटा, तो वो हमसे ले सकता है। जैसे उन्होंने बताया हमने बैंक का ले लिया, एक तो ये बात है इन्होंने खुद सारा कलेक्ट किया ना, एक एक चीज लेके आए, दूसरा उनका कोई पड़ा हुआ था उठा के यूज कर लिया, फिर हमारे पास कोई राइट नहीं है हम उसकी कोई बात कर सकें। अब ये ये तो बात ज़ाहिर है अब नहीं, हम गौर नहीं इसकी करते ना। इसकी प्राइमरी डाटा था वो, डिटेल है, चलें। प्राइमरी डाटा, वो प्राइमरी डाटा था मेरा, अपने कलेक्शन थी। ये जो मैं जी जी, वो टेक्स्ट वही अर्ज कर एनालिसिस रही के है, उनकी बाद अपनी वो होता है। अपनी जो डेटा उन्होंने अपना एनालिसिस करके कलेक्ट किया था वो था, जी, चलें बहरहाल। स्पेसिफिक सर टॉपिक से सर बहरहाल पाकिस्तान बड़ा सर अहम अगला पाकिस्तान अगला पॉइंट बड़ा अहम ऑलराइट। है। सर सर एक आई नो लास्ट क्वेश्चन है यू आर पाकिस्तान में। ऑल फुल ऑफ नॉलेज। सर ठीक है। एक बात, जी सर जी, करेक्ट। पाकिस्तान में तो समझ नहीं आता कि ऐसा ऐसी जो है ना अनएथिकल जो एजुकेशन सिस्टम में होती है, तो ये जो सिस्टर बता रही है बाहर भी ऐसा होता है। बाहर भी ऐसा काम होता है, पाकिस्तान से काम ही है, ये तो मुझे पता है हाँ, क्योंकि ये मैंने सही बाहर के भी बात है। थीसिस पढ़े हैं। वो जिस जिस आप कह लें कि दिल से अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, आई डोंट नो, बट कि दे रियली एक्नॉलेज देयर सुपरवाइजर वर्क और दे आर कोऑपरेटिव। बट बाहर के मैंने देखे हैं, पढ़े हैं, लेकिन उनका मैंने, मेरे जहाँ तक है, लेकिन ऑफ कोर्स हर जगह एक जैसे नहीं होते। लेकिन अगर आप पाकिस्तान सिनेरियो में देखें ना, यहाँ का जो मेयार है और जहाँ के जो हालात हैं, अगर मैं उन पर डिटेल में बात करूँ तो मैं मतलब जो मेरे पास ऑब्जर्वेशन है, जो एग्जांपल हैं, आप हैरान हो जाएंगे। मतलब अगर मेरे बस में हो, मैं तो सीधे सीधे इनके प्रेसिडेंट से बात करूं, जो भी किसी भी यूनिवर्सिटी का है, काउंसलर है, जो भी है,
लेकिन इनके दिमाग, इनकी सोचें और इनका जो एक कन्फाइंड एक साइकिल जिसके अंदर ये बेचारे अटके हुए हैं, इनको आउट ऑफ द बॉक्स सोचने और समझने और देखने का मौका ही नहीं मिलता। और उसके बाद एट द एंड इनको फिर आंखें खुलती हैं जाके कि ये क्या, सारी जिंदगी तो ऐसे ही गुजार दी, हम तो किसी डब्बे में ही थे। ठीक है। तो ये सर यही बहुत। वो चीजें हैं ना, फिर इंसान जब देखें, जब मेरी फील्ड इस्लामिक स्टडी है, तो उसमें जिस तरह अभी आपने बताया कि इस फील्ड के अंदर भी बड़ा कुछ होता है, तो जब सारी हम जब पढ़ रहे होते हैं तो तब तो बड़ी एथिक्स की बातें, बड़ी अखलाकियात की और दीन की बातें होती हैं, मैंने भी सर ऑब्जर्व मैं किया है। बता रहा हूँ, मैं अब बस इधर बात बात बस 1 मिनट में बात करते हैं क्योंकि काम टाइम कम है, वरना मैंने फाइन शुरू ठीक है, कर ठीक देना। ठीक ठीक ठीक, है। ओके सर, फाइन ओके शुरू कर ओके ओके। दे। बात ये है कि तो ठीक है सर। आपने कभी किसी एमफिल पीएचडी इस्लामिक स्टडी स्कॉलर को, मतलब एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर, अगर आप रैबिक पढ़े ना, रैबिक का जो रूल है वो आपको हर जगह नजर आएगा, एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर। बहरहाल किसी भी बाग के अंदर, आई थिंक मैंने पहले भी एग्जांपल दी थी, अगर किसी एक बाग के अंदर सारे ही कांटे हों और दो चार फूल निकले हो ना, तो उसको हम सरसब्द शदाब बाग नहीं कहते, उसको वीरान बाग ही कहते हैं। ठीक है। तो एक दो चार पांच आपको ओके। एग्जांपल मिल जाएंगी, लेकिन ओवरऑल जनरल अगर आप अपने सराउंडिंग में भी देख लें, किसी एमफिल पीएचडी इस्लामिक स्टडी वाले बंदे को ईमानदारी के ऊपर उनको कभी दर्स देते सुना है आपने? ऑनेस्टी के ऊपर, ट्रस्टवर्दी के ऊपर? सर इसी वजह से तो मैं कह रहा हूँ कि लोग फिर जो है ना वो दीन से बेजारी की उनको तरफ जा जी, रहे हैं। उनको कभी डॉक्टर आपने जुबैर। सच बोलने के ऊपर जी जी। ये दो मेन एट्रीब्यूट हैं नहीं नहीं, जो कि पर्पज ऑफ एजुकेशन में बिल्कुल। सिखाता हूँ, बताता हूँ बच्चों को, स्टूडेंट्स को, कि ये जो दो एट्रीब्यूट है, इन पर कभी किसी इस्लामिक स्टडी के प्रोफेसर को आपने दर्स देते सुना है? मतलब उनको तो वैसे दर्स देते नहीं सुना होगा, या अपनी यूनिवर्सिटी में नहीं सुना होगा, तो नहीं करेंगे ना, कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते, इसकी वजह आप खुद समझ सकते हैं। सर यही है, डॉक्टर सर जुबैर ने भी ना अपना वो व्हाट्सएप के ऊपर आर्टिकल लिखा था नौजवानों के बारे में, शायद पढ़ के नहीं पढ़ता कि मजहबी लोग या इस तरह के लोग, उनकी तवज्जो इस तरफ नहीं आ रही कि अब नौजवान किस तरफ जा रहे हैं। तो वो लंबा टॉपिक है, लेकिन मैं बस, शायद आपने वो पढ़ा होगा आर्टिकल, लास्ट वीक सर ने लगाया था व्हाट्सएप पे। चले इंशाल्लाह, मुझे आप सेंड कर दीजिएगा, देख लेंगे अगर मैंने पहले पढ़ा है कि नहीं। जी जी, बहरहाल मैं कर दूंगा, मैं कर चले आगे चलते हैं, आगे बस हम क्लोज करने लगे थे। देखें, ये भी वही बात है, पुअर रिलेशनशिप विद फ्रेंड, सिबलिंग, पेरेंट, एंड ये इसको मैंने इधर ही पुट कर दिया, ब्रेकअप। ठीक है। ये जो मसला है ना रिलेशनशिप्स का, जो जिस तरह हमने बात की थी ना प्रीवियस अपने सेशन में, कि जो फैमिली सपोर्ट है ना किसी भी इंडिविजुअल के साथ, वो उसके बहुत ज्यादा उसका इम्पैक्ट होता है उसकी अच्छी सेहत, मेंटल स्टेट के ऊपर। ठीक है। मतलब वो वट एवर द सर्कमस्टांसिस, वो एकेडमिक फेलियर फेस कर रहा है, वो अगर फाइनेंशियल क्राइसिस फेस कर रहा है, वो अनएम्प्लॉयमेंट है, मुल्क के हालात ठीक नहीं है, या उसकी अपनी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं, ठीक है, फिजिकल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं, यानी एनी अदर काइंड ऑफ इश्यूज, रिलेशनशिप है, ठीक है, स्पाउस के इश्यूज हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ इश्यूज, स्टिल इफ ही और शी हैव स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद फैमिली, फैमिली के साथ अगर अच्छा ताल्लुक है, तो वो उसका बहुत ज्यादा अच्छा इंपैक्ट होता है, ठीक है, उनका। लेकिन अगर ये फैमिली के साथ भी रिलेशन पुअर है, तो आप अंदाजा लगाएं कि इंडिविजुअल है वो, सारे के सारे अगर फैक्टर इकट्ठे हो गए, फाइनेंशियल क्राइसिस भी है, एकेडमिक फेलियर भी है, अनएम्प्लॉयमेंट भी है, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी भी है, और पीछे हमने क्या डिस्कस किया अभी, एकेडमिक फेलियर ही को डिस्कस किया डिटेल में। ठीक है। मतलब कहने का ये है कि ये जितनी भी चीजें सारी गठी, और फिर फैमिली रिलेशनशिप भी स्ट्रांग नहीं है, बहन भाइयों के साथ ताल्लुक अच्छा नहीं है, दोस्तों के साथ अच्छा ताल्लुक नहीं है, यानी कि लाइक माइंडेड दोस्त नहीं है। ठीक है। और पेरेंट के साथ भी अच्छा ताल्लुक नहीं है कि जिनके साथ वो अपनी अपने इनर सेल्फ डिस्क्राइब कर सकें, तो फिर अंदाजा लगाएं उसकी क्या हालत होगी। मतलब दिस इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर दैट वेरी मैटर ऑन ऑन इंडिविजुअल मेंटल स्टेट, कि उसकी जो मेंटल स्टेट है उस पर इसका बहुत ज्यादा असर है, कि ये भी एक फैक्टर। और खास तौर पर जिस तरह हम बात कर रहे हैं आज के दौर में, ये तो आम है ब्रेकअप का, और यूनिवर्सिटी के जो ग्रेजुएट हैं या जो पढ़े हैं, जिन्होंने देखी है यूनिवर्सिटी, उनको तो पता है इस चीज़ का कितना कितना बड़ा इम्पैक्ट है। और इस पर आप, फिर मैं कह रहा हूँ, एक एक कीवर्ड है, आप इसको जाके रिसर्च करेंगे आपको इतना डेटा मिल जाएगा। लेकिन मैं इस कम टाइम में जो बहुत ही कन्फाइंड, आप कह लें कि एक स्ट्रक्चर्ड
बहुत लिमिट के अंदर रहते हुए मैं बात कर रहा हूँ, स्टिल इतना बोल रहा हूँ, इतनी बात लंबी हो रही है। कहने का मतलब ये है कि आप फिर भी अपने तौर पर भी हर एक कीवर्ड के ऊपर रिसर्च करके देख सकते हैं। ब्रेकअप का क्या होता है सीन, के जब देखें इसके ऊपर पूरे के पूरे आर्टिकल आपको देखें, पोस्ट ब्रेकअप स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस, पोस्ट स्ट्रेस सिंड्रोम जिसे हम कहते हैं, ठीक है, यानी कि वो एक बेसिकली जिस तरह हमने पढ़ा था ना पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, उसमें भी क्या होता है कि किसी ने किसी एक खास ट्रॉमा में गुजरा होता है, तो ब्रेकअप का जो ट्रॉमा होता है वो भी इसी तरह ही होता है कि वो जो भी इंडिविजुअल है जो इस ट्रॉमा से गुजरते हैं, तो उनका उनकी मेंटल स्टेट पर बहुत गहरा असर होता है, और वो डेफिनेटली दे फील लोनलीनेस, दे फील सैडनेस, दे फील कंटिन्यूस सैडनेस, ठीक है। अब वो हमने पढ़ा है कंटिन्यूस सैडनेस जब वो 2 वीक से ज्यादा फेस करेंगे ऑफ कोर्स वो डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। और फिर होपलेस भी फील करेंगे, लोनलेस भी फील करेंगे, ये दी काइंड ऑफ इमोशन लीड्स देम टुवर्ड साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस, ठीक है। ये सारे के सारे फिर उनको आगे लेके जाते हैं उधर, ऑफ कोर्स फिर लो सेल्फ स्टीम तो करनी ही करनी है उन्होंने, क्योंकि वो अनवर्थी फील करते हैं मतलब अगर एक एक जेंडर है वो समझता है कि मैं शायद वर्थी नहीं हूँ, दूसरा ये समझता है मैं वर्थी नहीं हूँ, डेट्स वाई, ठीक है। तो डेट्स रियली रियली इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल मेंटल स्टेट, और एनीवन यू मे सी इन योर सराउंडिंग जो कि इस तरह के सिचुएशन से गुजरा होगा, तो आप उसकी मेंटल स्टेट को खुद ही देखकर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वो किस अ, अ, आप कह लें कि किस तरह के अलमिया से गुजरा होगा। तो ऑफ कोर्स इसका उसकी मेंटल स्टेट पर भी डेफिनेटली बहुत गहरा असर होता है। नेक्स्ट जो है बहुत अहम पॉइंट है जिनको हमने जो है ना वो ऑलरेडी हम इनको पहले दिन से स्टार्ट कर रहे हैं, और ये आप जब पढ़ेंगे अनहेल्थी लाइफस्टाइल, जी इसकी मैं बात कर रहा हूँ। अनहेल्थी लाइफस्टाइल में क्या क्या चीज़ें आती हैं और जिस पर हमने ऑलरेडी काम भी कर दिया, और मैंने जैसे आपको बताया कि मैं आज आपको एक स्टूडेंट का रिव्यू भी आपको अभी शेयर करूंगा बाकी स्टूडेंट के लिए, ताकि उनको पता चले कि जिन चीज़ों का सर ने पहले दिन से हमें इम्प्लीमेंटेशन इम्प्लीकेशन बताना शुरू की थी उसका इम्पैक्ट कितना अच्छा होता है या हो गया है या हो रहा है। तो इस पर हमने पुअर डाइट, ठीक है, अनहेल्थी लाइफस्टाइल में ये आती है, इस पर भी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। स्लीप क्वालिटी ये बहुत मैटर करती है, ठीक है। यूज ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल, ऑफ कोर्स कुछ लोग इसमें चले जाते हैं, अनहेल्थी लाइफस्टाइल में आता है ये एक्सेसिव यूज ऑफ सोशल मीडिया, हम इस पर भी एक्टिविटी कर चुके हैं। फिजिकल एक्टिविटी ना होना, ये सारी चीजें कलेक्टिवली जो है ना अनहेल्थी लाइफस्टाइल के अंदर आती हैं, जो कि एट द एंड ऑफ द डे जो है ना वो टू वे, वही बात के दोनों तरफ कॉज एंड इफेक्ट के रूल के तहत असरअंदाज हो रही होती है। यानी कि अगर ये सारी चीजें किसी बंदे के अंदर हैं, तो आप डेफिनेटली जो है ना वो आप नहीं समझ सकते या देख सकते कि वो बंदा जो है ना नॉर्मल है, ठीक है। वो सारे के सारे जो फैक्टर थे ना, बाकी उनमें से कुछ कंट्रोलेबल भी हो सकते हैं कुछ नहीं, लेकिन ये सारे कंट्रोलेबल हैं आपके सामने, ये जो लाइफ स्टाइल है, ठीक है। और हम इसी पर हम काम कर चुके हैं या कर रहे हैं या कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो अनहेल्थी लाइफस्टाइल है इसका बहुत गहरा असर होता है, और ये आप देखेंगे इस पर भी आपको एक एक कीवर्ड के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च मिल जाएंगी, और ये मैंने जितने भी आपको अभी तक फैक्टर निकाल के दिखाए बताए समझाए पढ़ाए हैं, ये भी डिफरेंट रिसर्चेज में कॉमन मैंने आपको बताया आए, ठीक है। और ऑफ कोर्स इसमें मेरी अपनी जो ऑब्जर्वेशन है एक्सपीरियंसेस हैं उनको शेयर किया है। तो मैं एक स्टूडेंट का आप ही में से है, मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है, प्राइवेसी अभी ऑफ कोर्स नहीं बताऊंगा, लेकिन आप ही की क्लास के एक स्टूडेंट, आपकी मोटिवेशन के लिए बता रहा हूँ कि जो हमने एक्टिविटीज शुरू की थी उनका इम्पैक्ट कितना हुआ है और कितना हो रहा है, और जो लोग थोड़े मतलब अपने आप को पीछे फील कर रहे हैं, जिनको अभी इम्पैक्ट इतना नजर नहीं आ रहा, वो उनकी इंकरेजमेंट के लिए मैं जस्ट शेयर कर रहा हूँ, बगैर नाम लिए। आप ही में से एक स्टूडेंट हैं, उनके कमेंट आया है इस कोर्स के हवाले से। जी वो जो भी स्टूडेंट है उनका कहना है कि मैं नाम लिए बगैर जस्ट एक आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि दूसरे लोगों के लिए भी ऑफ कोर्स हम इंशाल्लाह आगे वाले दूसरे आप लोगों का इन कमिंग डेज में भी फीडबैक भी लेंगे, ताकि दूसरे लोगों के लिए मोटिवेशन हो। उनका कहना है कि मुझे कोई 7 साल से डिप्रेशन था, स्ट्रेस थी, हर काम में डबल माइंड रहता था, और नेगेटिव थॉट आती थी, और जो है किसी भी काम को लेकर बहुत ज़्यादा
जो है उन्हें यानी कि नेगेटिव थॉट आती थी। तो आफ्टर ज्वाइनिंग दिस कोर्स आई फेल्ट चेंज इन माय थॉट डेली रूटीन, एंड जो नेगेटिविटी थी वो लास्ट 2 वीक में कम होती होती है, अब बिल्कुल भी नहीं है। नाउ आई फील मोटिवेटेड अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आपको बताने का मकसद क्या है कि इन्होंने इस चीज को जो भी हमने अभी सीखी है समझी है, इन्होंने मैंने देखा है इन्होंने इम्प्लीमेंट भी उनको किया है, समझा है, सीखा है। तो ऑफ कोर्स उसका रिजल्ट जो है ना वो उनको नजर आना शुरू हो गया। ठीक है। तो आगे भी इंशाल्लाह बहुत अहम चीजें हैं आपकी जो साइको एजुकेशन कह लें आपकी लर्निंग के अंदर आने वाली हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन इंशाल्लाह जैसे मैंने शुरू में बताया था कि आई वांट टू मेक यू इनेबल टू सपोर्ट अदर, टू हेल्प अदर। ठीक है। और यही हमारा की फीचर था, कोर्स के शुरू में भी हमने बात की थी कि इंशाल्लाह आपके पास वो सारा टूल और टेक्निक और स्ट्रेटजीज और नॉलेज और स्किल, वो चीज़ें सारी आपके पास खुद फील होंगी कि आ रही हैं, जिससे इंशाल्लाह ना सिर्फ आप अपने आप को ओवरकम कर सकते हैं बल्कि दूसरों को भी हेल्प करेंगे इंशाल्लाह। तो लास्ट में मैं आपको करेक्टर स्ट्रेंथ के हवाले से एक वेबसाइट बताना चाहूँगा। ठीक है। वो क्या है, वो उसमें पर्सनैलिटी सेगमेंट या करेक्टर स्ट्रेंथ यानी कि हर बंदे को ये पता होना चाहिए कि उसकी करेक्टर स्ट्रेंथ क्या है, कौन कौन से करेक्टर है, जिस तरह भी आप लोगों ने शुरू में डिस्कस किया। ठीक है। तो इस तरह आपको कीवर्ड में बताने आने चाहिए और आपके पास ऑलरेडी है, और आप देखेंगे कि आपको उन्हीं करेक्टर स्ट्रेंथ की वजह से ही अप्रिशिएट किया जा रहा होता है। ठीक है। लाइक काइंडनेस है, फॉरगिवनेस है, स्पिरिचुअलिटी है। ठीक है। होप है, और दैट काइंड ऑफ मल्टीपल करेक्टर स्ट्रेंथ दैट यू नेम इट। ठीक है। तो आप इसको नोट कर लें, सब नजर आ रहे हैं सबको स्क्रीन, VIA करेक्टर डॉट ओ आर जी, वैल्यू इन एक्शन इन्वेंट्री, ये इसकी एब्रिविएशन है VIA। ठीक है। VIA करेक्टर डॉट ओ आर जी। तो इसको जब आप देखेंगे, ठीक है, इसका आपने जो है ना वो क्या करना है, रजिस्टर करना है इस पर, और आपके पास फॉर्म आ जाएगा इनका। ठीक है। वो फॉर्म आपने फिल करना है। जो यानी कि एज ग्रुप आप देख लीजिएगा, जो आपका एज ग्रुप है उसमें अडल्ट हो में वो वाले फॉर्म को फिल कीजिएगा। ठीक है। ध्यान से तवज्जो से, कल जब आपके पास टाइम हो, अभी आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि आपके पास जो है ना आपकी टॉप 5 करेक्टर स्ट्रेंथ आएंगी इंशाल्लाह। तो वो आपने निकाल के लानी है, अगर आप कर ले आएंगे तो इंशाल्लाह हम देखेंगे कि क्या क्या आई है। ठीक है सबकी, और आप देखेंगे जो आप के अंदर ऑलरेडी हैं वो ही, उनमें से ही आपको कोई ना कोई नजर आएंगी, कीवर्ड की फॉर्म में आपको पता चल जाएगा हाँ ये। तो उससे क्या होगा कि आपको एटलीस्ट खुद को तो अंदाजा हो जाएगा कि मेरी क्या करेक्टर स्ट्रेंथ है, और ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। बहुत फायदा है इनका, और आपको जब पता होगा तो ऑफ कोर्स आप उन पर्टिकुलर करेक्टर स्ट्रेंथ के ऊपर और ज्यादा काम करेंगे। ठीक है। और जो नहीं है उनको और लेकर आएंगे। तो ये बहुत अहम है। ठीक है। दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग विद यू। ओके जी, अभी तक के लिए इतना ही है, टाइम काफी हो गया आज तो जी। क्वेश्चन है किसी का तो पूछ सकते हैं जी, मिस सनम। जी वो मैंने ये बस विनीता आपसे कहना था, मैंने आपको मैसेज किया था रिगार्डिंग अगर ओके। अगर आप इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल प्लीज इग्नोर दिस, आई कैन फाइंड अनदर वे। मैंने कोई ऐसे रिलेटेड था, AI से रिलेटेड क्वेश्चन था। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर। ओके सर ये जो अभी आपने बताया कि वेबसाइट पर जाना, उस पर रजिस्ट्रेशन रजिस्टर करना पहले। जी, वेबसाइट पे जाएंगे ना इनकी तो आपको वो इन्फॉर्म कर देंगे सारा, रजिस्टर करेंगे, अपना नाम ईमेल वगैरह करते हैं ना, तो जी 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 जी। ठीक है। वो आगे आपको सर्वे क्वेश्चन आएंगे सारे, तो वो आप उस पर कर दें। ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह कल सेम टाइम मिलते हैं। ओके सर, अल्लाह हाफिज़।